नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश यादव प्लेटिनम क्लास में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, ज्योग्राफी में हम पढ़ रहे थे भारत की नदियां, और भारत की नदियों में मैंने पहला जो सेक्शन था गंगा नदी तंत्र, उसको अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर दिया था। आज उसी क्रम में हम दूसरा चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है सिंधु नदी तंत्र। ठीक है, जितना इंपॉर्टेंट गंगा नदी तंत्र है उतना ही इंपॉर्टेंट हमारे लिए सिंधु नदी तंत्र, और आगे जो आने वाली ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र है वो भी हमारे लिए उतना ही खास है। ठीक है, जब ये तीनों सेक्शन कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद हम बढ़ेंगे प्रायद्वीपीय भारत की नदियों की तरफ। ठीक है, क्योंकि हाल फिलहाल के दिनों में देखा गया है कि जो एग्ज़ाम है उसमें प्रायद्वीपीय भारत की नदियों से भी क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो वो भी हमारे लिए उतने ही इंपॉर्टेंस रखता है। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। सिंधु नदी तंत्र। तो सिंधु नदी तंत्र में हम जैसे गंगा नदी तंत्र के बारे में हर एक फैक्ट को कवर किए थे, वैसे ही सिंधु नदी तंत्र के बारे में कवर करेंगे। देखिए, तो कोई भी नदी हो, है ना, तो उसका सबसे पहले हम देखते हैं उद्गम कहाँ है। ठीक है, उद्गम, मुहाना, लंबाई, किन किन राज्यों क्षेत्रों से बहती हुई जाती है, उसी क्रम में हम इसको भी देखेंगे। जैसे सिंधु नदी तंत्र जो है वो उसका जो उद्गम है वो आपका बोखरचू के पास हिमनद से निकलती है, जो कि मानसरोवर झील कैलाश पर्वत के पास स्थित है। और ये सारी की सारी जानकारी हमें तिब्बत यानी चीन के क्षेत्रों से मिलती है। ठीक है ना, तो सबसे इम्पॉर्टेंट यहाँ पे है कि बोखरचू के पास से, कभी कभी ये भी नाम आपको देखने को मिल जाएगा कि बोखरचू हिमनद, है ना, बोखरचू हिमनद को भी याद रखेंगे। झील का नाम है जिसके पास से निकलती है मानसरोवर झील, और जो पर्वत इसके पास है उसका नाम है कैलाश पर्वत। ठीक है, कैलाश पर्वत आपको मैंने बताया था, पर्वत जब बताया था कि यह ट्रांस हिमालय का ही एक पार्ट है। जैसे काराकोरम, लद्दाख और जास्कर रेंज है, वैसे ही कैलाश पर्वत भी आपका किसका पार्ट है? ट्रांस हिमालय का पार्ट है। ठीक है, तो ये इसका ओरिजिन पार्ट हो गया। दूसरा, मुहाना यानी माउथ आउटफ्लो कहाँ होता है इसका? तो पाकिस्तान के कराची के पास से होकर बहते हुए अरब सागर में जा करके अपना मुहाना बना लेती है, यानी अरब सागर में जा करके ये मिल जाती है। ठीक है, वही उसका मुहाना होता है, और वहाँ पे डेल्टा का निर्माण करती है। इस बात को भी आपको ध्यान देना है कि डेल्टा फॉर्म करती है। क्या करती है? डेल्टा फॉर्म करती है सिंधु नदी अरब सागर में गिर करके। ठीक है, इसकी लंबाई की बात करें तो लंबाई 2880 किलोमीटर यानी 2880 किलोमीटर इसकी लंबाई है, जिसमें से सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसके लिए ये है कि भारत में वो लंबाई कितनी है। ठीक है, भारत में वो लंबाई कितनी है, क्योंकि ये निकलती तो है तिब्बत से, फिर इंडिया में आती है, उसके बाद फिर पाकिस्तान में चली जाती है। तो इंडिया में इसकी लंबाई कितनी है? तो 1114 किलोमीटर है। 1114 किलोमीटर सिंधु नदी की लंबाई भारत में है। ठीक, अब बात उठती है कि किन किन देशों से होकर बहती है। तो मैंने अभी बताया कि चीन के तिब्बत वाले पार्ट से निकलेगी, भारत में प्रवेश करेगी, फिर पाकिस्तान में चली जाएगी। ठीक है, अब भारत में भी प्रवेश करती है तो डायरेक्ट ऐसे तो आएगी नहीं, कोई ना कोई ऐसा स्थान होगा जहां से प्रवेश करेगी। तो उस स्थान का नाम है दोमचेक। क्या नाम है? दोमचेक, जो लद्दाख का हिस्सा है। कहाँ पे है? लद्दाख के पास है, और वहां से बहते हुए लेह, है ना, कारगिल, गिलगिट से होते हुए पाकिस्तान में इंटर कर जाएगी। तो आपके लिए ये जानना जरूरी है कि भारत में जो इंटर करती है वो किस स्थान से करती है। तो आप कहेंगे कि दोमचेक से ये भारत में एंट्री करती है। और जब पाकिस्तान में जाएगी तो दो प्रमुख शहर इसके तट पर बसे हुए हैं, उनको आपको ध्यान देना है। एक है मोहनजोदड़ो और दूसरा कराची शहर। मोहनजोदड़ो और कराची शहर वो सिंधु नदी के तट पर बसे हुए प्रमुख शहर हैं। ठीक है, जिसमें से आपका मोहनजोदड़ो एक सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल भी माना जाता है, और कराची शहर इसलिए फेमस है क्योंकि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में कराची की बहुत अहम भूमिका थी। तो ये दोनों जो आपका शहर हैं ये किसके तट पे हैं? सिंधु नदी के तट पर स्थित हैं। चलिए बढ़ते हैं। इस क्रम में देखेंगे कि सिंधु की जो ट्रिब्यूटरी हैं, सहायक नदियां, वो कौन कौन सी हैं। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और सतलज, ये 5 कितनी है ये? अगर इनको काउंट करेंगे तो ये 5 नदियों का क्रम है। कितनी नदियों का? 5 नदियों का क्रम है। 5 नदियों का क्रम है, और इन्हीं 5 नदियों को क्रम को हम कहते हैं पंचनद। क्या कहते हैं इसको? पंचनद। तो आपसे एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं कि पंचनद किसकी सहायक नदियों का नाम है, तो आप क्या कहेंगे? सिंधु नदी की ही सहायक नदियों को हम पंचनद के नाम से जानते हैं। और उन पंचनद में कौन शामिल है, कौन शामिल नहीं है, इस बात का भी ध्यान रखना होगा। तो झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और सतलज ये तो इसी का हिस्सा है पंचनद का। इसके अलावा अगर कोई ऑप्शन में नदी आती है तो वो पंचनद का हिस्सा नहीं होगी, इस बात का ध्यान देना है। अब इसमें देखिए थोड़ी सी और
यहाँ पे समझने वाली बात है कि कौन सी नदी कहाँ कहाँ से निकलती है, ठीक है। इसको एक्सप्लेन करने से पहले आपको ये जानना जरूरी है। तो झेलम नदी जम्मू कश्मीर से निकलती है। चिनाब, रावी, व्यास, यानी ये चिनाब, रावी और व्यास तीनों नदियाँ हिमाचल प्रदेश से निकलती हैं। कहाँ से निकलती हैं? हिमाचल प्रदेश से, चिनाब, रावी, व्यास। और एक जो नदी है जिसका नाम है सतलुज या सतलज, वो आपके तिब्बत से निकलती है। कहाँ से निकलती है? तिब्बत के राजस्थान से निकलती है। अभी जो आगे हम इसका एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। तो एक नदी जम्मू कश्मीर से, 3 नदियाँ हिमाचल प्रदेश से और एक नदी तिब्बत से निकलती है। इस बात को ध्यान देना है। इसी को हम मिला करके क्या कहेंगे? पंचनद कहेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे कि सबसे पहली जो नदी है वो भाई है झेलम, ठीक है। झेलम को प्राचीन काल में हम वितस्ता भी कहते हैं। क्या कहते थे? वितस्ता के नाम से भी जानते हैं। और ये जो झेलम नदी है इसका जो उद्गम है जम्मू कश्मीर से, आपको यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन कर दिया गया है कि जम्मू कश्मीर से निकलती है। जब जम्मू कश्मीर से निकलती है तो कहाँ से निकलती है? तो आप कहेंगे शेषनाग झील से निकलती है। किस झील से निकलती है? शेषनाग। तो जितने भी नाग वाला टाइटल होगा वो 90% क्या होंगी? जम्मू कश्मीर से निकलने वाली झीलें होंगी। तो इस शेषनाग झील से ही आपका झेलम का उद्गम होता है। और मुहाना यानी आउटफ्लो कहाँ जा कर के किस नदी मिलती है? तो आप देखेंगे कि चिनाब में अपना ये मुहाना बना देगी। और ये चिनाब कौन से हिस्से में? पाकिस्तान में चिनाब से अपना मुहाना बना देती है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि भारत और पाकिस्तान की सीमा कौन सी नदी बनाती है, ठीक है ना। कौन सी नदी भारत और पाकिस्तान की बाउंड्री शेयर करती है, बाउंड्री बनाती है? तो आप कहेंगे कि झेलम नदी है भारत और पाकिस्तान की सीमा निर्धारित करती है, ठीक है। अब इसके बाद जब झेलम नदी ऐसे ही निकलते हुए भारत में आती है, ठीक है ना, जब जम्मू कश्मीर में निकलती है तो आगे जब आएगी अपने क्षेत्रों से बहते हुए, तो 2 झीलें इसके तट पर हैं, यानी बीच में 2 झीलें आएंगी। एक का नाम है डल झील और दूसरी नाम है बुलर झील, ठीक है। डल और बुलर ये आपकी झेलम के ही नदियाँ, झेलम के द्वारा ही है ना बनाई गई हैं। या फिर जब झेलम बहते हुए आगे जाएगी तो इसके रास्ते में ये 2 झीलें आती हैं। तो ध्यान देना है कि इसी में एक झील जो है वो भारत की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील होगी, ठीक है। भारत की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील होगी, यानी फ्रेश वाटर लेक भी इसको कहते हैं, ठीक है। शुद्ध जल की झीलें हैं। कौन सी है? वुलर झील सबसे बड़ी है, ध्यान देना है। और ये दोनों झीलें कहाँ मिलेंगी? श्रीनगर में। कहाँ मिलेंगी? श्रीनगर में मिलेंगी। चलिए आगे बढ़ेंगे कि आप देखेंगे कि यही सिंधु नदी का फ्लो चार्ट है पूरा, कि सिंधु नदी कहाँ से निकल रही है। और इसकी जो पंचनद हैं, सहायक नदियाँ हैं, उनको भी यहाँ पे मेंशन किया गया है। जरा ध्यान से देखिएगा कि ये जिस हिमनद से निकलती है उस हिमनद का नाम है बोखरचू। क्या नाम है? बोखरचू हिमनद। इसका नाम है बोखरचू हिमनद। मानसरोवर झील कैलाश पर्वत के पास से निकलती है, ठीक है ना, इस प्रकार से। और यहाँ पे दमचौक नामक स्थान से भारत में एंट्री करती है। ये वाला रेड पॉइंट दिखा रहा है कि मानसरोवर के पास से है ना, ये चीन के हिस्से में है। यहाँ से निकलती है, दमचौक से भारत में प्रवेश करती है और आगे बहते हुए ये पाकिस्तान में चली जाती है। पाकिस्तान से फिर कहाँ चली जाएगी? अरब सागर में गिर जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे इसकी जो पंचनद हैं, इसकी जो सहायक नदियाँ हैं, पहली है आपकी झेलम। ये झेलम है आपकी, ये जो दिख रही है झेलम नदी है। फिर नीचे इसके देखेंगे चिनाब नदी ये बहती है। चिनाब नदी जा करके झेलम में मिल जाती है। नीचे रावी नदी भी आगे बहेगी और जा करके किसमें मिल जाएगी? चिनाब में मिल जाएगी। यहाँ पे देखिए जो ब्यास नदी है, ब्यास नदी आगे बहते हुए जाएगी और किसमें मिलेगी? सतलज में मिल जाएगी। और सतलज आगे बहते हुए जाएगी और सिंधु नदी में मिल जाएगी, ठीक है ना। तो सिंधु नदी की ये 5 झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और आपका ये सतलज नदी, ये 5 पंचनद आपकी सिंधु नदी की सहायक नदियां हैं। तो इस प्रकार से आपको याद रखना होगा। अगर सीक्वेंस भी पूछ देता है, सीक्वेंस कि बताइए उत्तर से दक्षिण के क्रम में पंचनदों का क्या क्रम है, तो सबसे पहले झेलम आएगी सबसे ऊपर, फिर चिनाब आएगी, फिर रावी, फिर व्यास और सबसे दक्षिण में आपकी सतलज नदी है, ठीक है ना। तो झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और सतलज, ये 5 का क्रम उत्तर से दक्षिण भी आपको याद रहना चाहिए, ठीक है। उसके बाद कहाँ से निकलती है आपको पहले बताया है और थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन आगे हम करेंगे। लेकिन यहाँ पे कुछ और भी नदियाँ दी गई हैं। जैसे कभी कभी ये भी क्वेश्चन पूछ देता है कि इसके बाएं तट पे कौन सी नदी मिलती है सहायक नदियों में, और दाएं तट पे कौन सी नदी मिलती है।
तो दायां और बायां आप अपने दोनों हाथों के हिसाब से इसको डिसाइड कर सकते हैं। अपने आप को नदी के उद्गम स्थल क्षेत्र पे रख दीजिए और बाएं साइड में बाएं तट पे निकलने वाली नदियां हो जाएंगी और दाएं तट पे बहने वाली नदियां हो जाएंगी। जैसे यहाँ पे मैंने मानसरोवर झील है, कैलाश पर्वत, यहाँ से कौन सी नदी निकल रही है भाई, यहाँ पे देखिए ये आपकी सिंधु नदी है ना, ये सिंधु नदी निकलती हुई जा रही है, सिंधु नदी निकलती हुई जा रही है और आगे चली जाएगी पाकिस्तान में इस प्रकार से, ठीक है। तो जो हिस्सा बाएं हाथ की तरफ है ये बाएं तट पे मिलने वाली नदियां हो जाएंगी, जो हिस्सा दाहिने तट पे आएगा वो इसके दाएं तट पे मिलने वाली नदियां हो जाएंगी, सहायक नदियां। तो आप देखेंगे यहाँ पे श्योक नदी है, कौन सी नदी है, श्योक नदी। श्योक नदी यहाँ पे लद्दाख के हिस्से से निकलती है और इसी की सहायक नुब्रा नदी है, कौन सी नदी है, नुब्रा नदी इसकी सहायक नदी है। यहाँ पे इसको हटा दें, कौन सी नदी है, नुब्रा नदी, ठीक है। तो श्योक इसकी सहायक है, ठीक है। तो सिंधु नदी, सिंधु नदी के देखेंगे कि ऊपर यानी दाएं तट पे आकर श्योक मिलती है, फिर ऊपर से यहाँ पे गिलगिट मिलती है, गिलगिट नदी, और यहाँ से काबुल नदी भी आपके यहाँ पे काबुल नदी भी देख पा रहे हैं कि दाएं तट पे आके मिल रही है, ठीक है। कुर्रम आकर मिल रही है, कुर्रम। यहाँ पे देखेंगे कि गोमल भी मिल रही है, गोमल ऊपर वाला है, कंदर, कंदर आकर के दाएं तट पे मिल रही है। इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट आपका श्योक नदी है, गिलगिट नदी है, काबुल नदी है और कुर्रम नदी है। इन चार का नाम आपको याद रखना है। उसके अलावा ये पंचनद का भी क्रम आपको याद रखना, देखेंगे कि ये बाएं तट पे सिंधु नदी से मिलने वाली नदियाँ हैं। जैसे आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे इस प्रकार से है ना, बेरीनाग, शेषनाग, ये झेलम नदी, ये चिनाब नदी, ठीक है, ये रावी नदी है ना, ब्यास नदी तो जाके सतलज में मिलती है, सतलज नदी जाकर के कहाँ मिल जाएगी, सिंधु नदी में मिल जाएगी। तो इन पांचों नदियाँ, ये पंचनद जो है ना वो सिंधु घाटी, सिंधु नदी के बाएं तट पे मिलती हैं। कहाँ मिलती हैं, बाएं तट पे। और इसके ऊपर वाली जो श्योक है, गिलगिट है, काबुल है, गोमल है, ये इसके दाएं तट पे मिलने वाली नदियाँ हैं। तो इस बात को भी आप नोट कर लीजिएगा, इसको अपने कॉपी में ड्रॉ कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ा जाए। इसमें देखेंगे कि जो श्रीनगर है इसे हम झीलों का नगर भी कहते हैं या झीलों का शहर भी कहते हैं। आपसे पूछ लिया जाएगा कि झीलों का नगर या झीलों का शहर किस नगर को कहेंगे, तो कहेंगे श्रीनगर को। और इसे अशोक महान ने बनवाया था। किसने बनवाया था, अशोक महान ने बनवाया था। और झेलम पे कुछ परियोजनाएं भी आपके एग्जाम में पूछी जाती हैं, तो क्योंकि परियोजनाओं का अलग टॉपिक भी होगा जिसमें से 20 से 25 परियोजना महत्वपूर्ण होंगी, उनको लिस्ट करके यहाँ पे आपका चार्ट बना दिया जाएगा। उससे आपको याद कराने की कोशिश करेंगे, क्योंकि नदियों का चैप्टर चल रहा है तो इसमें तट पर स्थित शहर भी देखेंगे हम और इस पर स्थित परियोजनाओं को भी डिस्कस किया जाएगा, ठीक है। तो झेलम की परियोजनाएँ, तो परियोजनाएँ क्यों बनाई गई हैं भाई, नदी का पानी का इस्तेमाल अच्छे से करने के लिए उस पर कुछ प्रोजेक्ट भी बनाए गए हैं। तो जो पहला है तुलबुल परियोजना, कौन सा है, तुलबुल परियोजना, दूसरा उरी परियोजना, तीसरा किशन गंगा परियोजना। ये तीनों परियोजनाएं, तीनों प्रोजेक्ट जम्मू कश्मीर में बनाए गए हैं। कहाँ बनाए गए हैं, जम्मू कश्मीर में बनाए गए हैं। इसमें से क्वेश्चन पूछता भी है कि तुलबुल परियोजना किस नदी से संबंधित है, उरी परियोजना किससे संबंधित, या फिर किशन गंगा परियोजना किससे संबंधित है, तो आप क्या कहेंगे, झेलम से संबंधित है। किससे संबंधित है, झेलम से संबंधित है। दूसरी जो महत्वपूर्ण नदी है, दूसरी जो इंपॉर्टेंट नदी है उसका नाम है चिनाब नदी। क्या है, चिनाब नदी, चिनाब रिवर। अब इसको देखो, प्राचीन काल में इसे अश्किनी नाम से जानते थे। किस नाम से जानते थे, अश्किनी नाम से जानते थे। और इसका जो उद्गम है वो हिमाचल प्रदेश से होता है, लाहौल स्पीति जिले के पास एक आपका दर्रा है, दर्रे को हम बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं, बाड़ा लाचा दर्रा, ठीक है। बाड़ा लाचा दर्रा हिमाचल प्रदेश का एक दर्रा है। वहाँ से एक जिला लाहौल स्पीति का है, ठीक है, घाटी है, यहाँ से निकलता है चिनाब नदी। और चंद्र और भागा दो नदियों के संगम से बनता है चिनाब नदी, ठीक है। चिनाब का नाम पहले चिनाब नहीं रहता है, एक धारा चंद्र होती है, एक धारा भागा होती है। चंद्र भागा जब दोनों मिलती हैं तो आपस में चिनाब का निर्माण करती हैं, ठीक है ना। और इसका मुहाना जो है झेलम नदी में ही पाकिस्तान में बन जाता है। कहाँ पे, ये पाकिस्तान में झेलम नदी में जाकर के मिल जाती है। सबसे करंट की न्यूज़ इसके बारे में है चिनाब नदी में
कि इस नदी के ऊपर विश्व का सबसे ऊंचाई पर बना हुआ रेलवे ब्रिज बनाया गया, ठीक है ना, जिसे हम आर्क ब्रिज के नाम से भी जानते हैं। क्या नाम से जानते हैं? आर्क ब्रिज के नाम से भी जानते हैं। किस नदी पे बनाया गया है? चीनाब नदी पे बनाया गया है। लंबाई देखिए इसकी 1315 मीटर लंबा, कितना लंबा है? 1315 मीटर लंबाई है इस ब्रिज की, और यह उधमपुर को श्रीनगर और बारामूला से जोड़ता है, यानी उधमपुर को बारामूला से जोड़ता है और बीच में श्रीनगर भी आ गया, ठीक है। ये तीनों जगहों को जोड़ने के लिए इस आर्क ब्रिज का निर्माण किया गया है और काफ़ी हद तक दूरी को कम करने का काम ये आर्क ब्रिज करेगा। तो इसमें बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट को इसमें इंक्लूड किया गया है, तो इस सभी चीज़ों को अपने कॉपी में नोट डाउन करेंगे। चलिए बढ़ेंगे आगे की तरफ। अब देखिए, ये विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे पुल है। क्या है ये? विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे पुल है, और ऊंचाई की बात करें तो 359 मीटर ऊंचाई। कितनी है? 359 मीटर ऊंचाई है। तो 359 मीटर ऊंचाई वाला ये विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे पुल बन जाता है। यहाँ पे आपको मैप में फिगर में दिख रहा होगा, यही है ना। इस प्रकार से इसकी संरचना है आर्क शेप में। उसके ऊपर से ये ट्रैक बनाए गए हैं। ट्रैक को बनाने के लिए, यानी इसको स्थायी रूप से रखने के लिए, यहाँ पे बहुत सारे पिलर लगे हुए हैं, देख पा रहे होंगे, ठीक है। अब इसको गूगल सर्च पे कर सकते हैं, बहुत अच्छे से आपको इसमें दिखाएगा, ठीक है। इसकी वीडियो भी देख सकते हैं। एक अद्भुत नमूना है, यानी इंजीनियरिंग का एक बहुत ही शानदार तरीके का ब्रिज बनाया गया है, तो इसको आप अच्छे से देख सकते हैं। इसकी ऊंचाई आपको याद रखना है कि 359 मीटर की ऊंचाई है, ठीक है। बात करेंगे चीनाब की परियोजनाओं की। तो चीनाब की जो परियोजनाएं हैं, जो आपकी झेलम की जैसे परियोजनाएं महत्वपूर्ण है, वैसे ही चीनाब की परियोजनाएं भी क्वेश्चन पूछी जाती हैं आपसे। जैसे सलाल, दुलहस्ती, बगलिहार। सलाल, दुलहस्ती और बगलिहार जम्मू कश्मीर में ये तीनों परियोजनाएं हैं, और तीनों परियोजनाएं कई बार एग्जाम में आपसे पूछी गई हैं। तो झेलम, चीनाब, तीसरे नंबर पे जो इसकी सहायक नदी आती है उसका नाम है रावी नदी। क्या नाम है? रावी नदी, जिसका पुराना नाम पौरुषणी था। क्या है? पौरुषणी इसका पुराना नाम है। तो पौरुषणी नाम किसका पुराना नाम है, ये भी आपसे पूछा गया है। तो रावी नदी का नाम पौरुषणी पहले पुकारा जाता था, ठीक है। इसका जो उद्गम है, यानी ओरिजिन, रोहतांग दर्रे के पास से। तीन नदियां जो कि आपकी हिमाचल प्रदेश से निकलती हैं, आपको बताया चीनाब, रावी और ब्यास, ठीक है। अब इसमें रावी का नंबर आता है तो ये रोहतांग दर्रे के पास से निकलती है। रोहतांग दर्रा आपका हिमाचल प्रदेश में है। हिमाचल प्रदेश का रोहतांग दर्रा के पास से रावी निकलती है, और मुहाना अपना चीनाब नदी में ही बनाती है। किस में बनाएगी? चीनाब नदी में बनाएगी, और पाकिस्तान में बनाएगी। कहाँ बनाएगी? पाकिस्तान में बनाएगी। पंचनद में सबसे छोटी नदी यही है। पंचनद में सबसे छोटी नदी कौन सी है? तो यही रावी है, जिसकी लंबाई 720 किलोमीटर है। इसके तट पर बसे हुए शहर, दो महत्वपूर्ण शहर, जैसे हमने सिंधु नदी के तट पर देखा था, वैसे ही दो तट पे शहर बसे हैं, लाहौर और हड़प्पा। एक तो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है लाहौर, क्योंकि 1929 का जो लाहौर अधिवेशन हुआ था, जिसमें पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी, तो लाहौर इसलिए फेमस है। और सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे प्रमुख स्थल हड़प्पा है ना, हड़प्पा, इसलिए दोनों स्थान आपके महत्वपूर्ण हो जाते हैं, जो कि रावी नदी से संबंधित हैं। तो इन दोनों स्थानों को याद रखना है कि इस रावी नदी के तट पर दो महत्वपूर्ण शहर कौन कौन से हैं? तो लाहौर और हड़प्पा। लाहौर और हड़प्पा। वहीं अगर बात करें कि इस पे कौन सी परियोजनाएं बनाई गई है, कौन सा बांध बनाया गया है, तो याद रखेंगे थीन बांध, ठीक है। थीन बांध रावी नदी पर बनाया गया है, और किस राज्य में बनाया गया है? पंजाब राज्य में थीन बांध बनाया गया है। थीन बांध ध्यान देंगे। चौथा, व्यास नदी, जिसे हम 20 रिवर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? 20 रिवर भी कहते हैं। और इसका जो वैदिक काल में नाम हुआ करता था, क्या नाम था? विपाशा। क्या नाम था? पहले इसे विपाशा के नाम से जानते थे व्यास नदी को। इसका उद्गम भी हिमाचल प्रदेश के व्यास कुंड से होता है। कहाँ से होता है? हिमाचल प्रदेश के व्यास कुंड से इसका उद्गम होता है। और मुहाना कहाँ बनाएगी? ये अपना मुहाना पंजाब के हरिके बैराज नामक स्थान पर बनाएगी। यह एक बैराज, एक छोटा बांध होता है, ठीक है ना, जो कि नदियों को पानी को नियंत्रित करने के लिए, उसका उपयोग करने के लिए बनाया जाता है। तो हरिके बैराज में ये व्यास नदी आकर मिल जाती है, जो कि
सतलज नदी की, है ना, ऐसा माना जाएगा कि सतलज नदी में आकर मिलती है, और जहाँ मिलेगी व्यास और सतलज वहीं एक बैराज बना दिया गया है जिसका नाम है हरिके बैराज। तो ये आप पॉइंट याद रखेंगे कि कहाँ मिलती है मुहाना, कहाँ बनाती है सतलज में, तो हरिके बैराज में बनाती है। ठीक है, एक डैम जैसे थीन बांध था ना, वैसे ही पोंग बांध है, पोंग बांध व्यास नदी पर। ठीक है, किस नदी पर? व्यास नदी पे। कहाँ बनाया गया है? हिमाचल प्रदेश में बनाया गया। कहाँ बनाया गया है? हिमाचल। तो रावी पे बना बांध थीन बांध, और आपका व्यास नदी पे बना पोंग बांध, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पांचवा और लास्ट जो सबसे महत्वपूर्ण है, जो कि इन चारों के अलावा पांचवा है, और इसका उद्गम भारत में नहीं है। कहाँ पे है? इसका उद्गम तिब्बत में होगा। तो पहले बात करेंगे कि इसका प्राचीन नाम क्या है। तो सतलज नदी का प्राचीन नाम शत्रुदी है। क्या है? शत्रुदी इसका पुराना नाम है। और अगर बात करें उद्गम की, तो इसका जो ओरिजिन होता है वो राक्षस ताल से होता है, मानसरोवर झील के पास, जो कि कैलाश पर्वत के पास का हिस्सा होगा। और ये सारी जानकारी तिब्बत के पास से मिलती है। ठीक है ना, तिब्बत यानी चीन वाले स्थान से ये संबंधित है। इस बात को ध्यान रखना है कि कौन से ताल से निकलती है भाई, तो राक्षस ताल से मानसरोवर झील, और पर्वत जो है वो कैलाश पर्वत है। किस दर्रे से ये भारत में प्रवेश करती है? तो हिमाचल प्रदेश का जो दर्रा है, शिवकीला दर्रा, यहाँ से भारत में इंटर करती है। और लंबाई की बात करें तो 1500 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और केवल भारत में 1050 किलोमीटर, कितना है? 1050, जिसमें से इंडिया में ट्रेवल करती है। ठीक है, तो सतलज नदी के बारे में भी याद रखना है ये चीज़ें। जो इसका मुहाना बनेगा, यानी ये नदी अपने आप को समाप्त कहाँ करेगी? तो पाकिस्तान के मिठानकोट में सिंधु नदी से जाकर मिल जाती है। ठीक है, पाकिस्तान के मिठानकोट एक स्थल है, वहाँ पे सिंधु नदी से जाकर मिल जाएगी और वहीं पे अपने आप को समाप्त कर देगी। ठीक है, इस बीच किन दो राज्यों में ये बहेगी? तो एक तो भाई जहाँ से निकल रही हिमाचल प्रदेश, और आगे बहते हुए जाएगी ये पंजाब में। ठीक है, तो भारत के इन दो क्षेत्रों से बहते हुए पाकिस्तान चली जाएगी और मिठानकोट में सिंधु नदी से मिल जाएगी। अब इस पे भी सतलज नदी की परियोजनाएं हमें देखना है कि सतलज नदी पे कौन कौन सी महत्वपूर्ण परियोजनाएं बनाई गई हैं, जिसमें से तीन बहुत महत्वपूर्ण है। जिसमें पहला नंबर आता है नाथपा झाकरी का। किसका नाम आता है? नाथपा झाकरी का। नाथपा झाकरी भारत की चौथी सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना है, यानी 4th लार्जेस्ट, है ना, हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है आपका नाथपा झाकरी। और विश्व की सबसे लंबी जल सुरंग होने का श्रेय इसको प्राप्त है। विश्व की सबसे लंबी जल सुरंग होने का प्राप्त है इसे श्रेय। दूसरा, इसका नाम तो सभी लोग जानते होंगे, भाखड़ा नांगल परियोजना। भाखड़ा नांगल बांध के नाम से मशहूर है। ठीक है, भाखड़ा नांगल प्रोजेक्ट, इसमें देखेंगे कि दो बांध बनाए गए हैं, दो महत्वपूर्ण बांध। एक का नाम भाखड़ा जो हिमाचल प्रदेश में है, दूसरा बांध बनाया गया है नांगल जो कि पंजाब में है। और इन दोनों को मिला देंगे तो यही परियोजना बन जाती है भाखड़ा नांगल परियोजना। कौन सी है? भाखड़ा नांगल परियोजना। इसकी इंपॉर्टेंस इसलिए है कि ये भारत का सबसे बड़ा गुरुत्वीय बांध है, यानी हाईएस्ट ग्रेविटी डैम है। क्या है ये? हाईएस्ट ग्रेविटी डैम है। और इस हाईएस्ट ग्रेविटी डैम की ऊंचाई जो है वो 226 मीटर है। कितनी दोस्तों? 226 मीटर। अब इस बांध के पीछे एक जलाशय बनाया गया है। ठीक है, एक रिजर्वायर बनाया गया है जिसका नाम है गोविंद सागर जलाशय। क्या नाम है इसका? गोविंद सागर जलाशय। गोविंद सागर रिजर्वायर किस बांध के पीछे बना है? तो भाखड़ा नांगल के पीछे बना है। कहाँ बना है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि भाखड़ा नांगल के पीछे जो गोविंद सागर जलाशय है वो किस राज्य में बनाया गया है। तो एक हो गया आपका नाथपा झाकरी। ठीक है कहाँ पे? ये हिमाचल प्रदेश में। दूसरा है भाखड़ा नांगल परियोजना, ये इसमें दो बांध हिमाचल प्रदेश और पंजाब में, भाखड़ा और नांगल। और इसके पीछे बताना है कि ये जो गोविंद सागर जलाशय है वो किस राज्य में स्थित है। चलिए आगे बढ़ेंगे। और इसकी जो तीसरी सबसे महत्वपूर्ण परियोजना है जिसे हम हरिके बैराज के नाम से जानते हैं। ठीक है, हरिके बैराज के नाम से जानते हैं। ये कहाँ पे है? तो ये है आपका पंजाब में। ठीक,
अब हरिके बैराज जहाँ पे सतलज और ब्यास दोनों आपस में मिलते हैं, वहीं पे हरिके बैराज का क्या बनाया गया है, वहीं पे हरिके बैराज को बना दिया गया है। और जहाँ पे हरिके बैराज है वहाँ से सिंचाई की सुविधा के लिए एक नहर बनाई गई है, ठीक है ना। और उस नहर का नाम है इंदिरा गांधी नहर, ठीक है ना, इंदिरा गांधी नहर। ये इंदिरा गांधी प्रोजेक्ट भारत का सबसे बड़ा सिंचाई प्रोजेक्ट है, भारत का नहीं पूरे वर्ल्ड का। विश्व की सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना है भाई इंदिरा गांधी नहर परियोजना, ठीक है। और भारत की सबसे बड़ी नहर परियोजना, भारत की सबसे बड़ी नहर परियोजना और विश्व की सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना, इन दोनों बातों को ध्यान दीजिएगा कि भारत की सबसे बड़ी नहर परियोजना इंदिरा गांधी नहर परियोजना, ठीक है। विश्व की सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना, अगर ये इतनी खास है तो इसकी लंबाई कितनी होगी, 649 किलोमीटर। कितनी लंबी है, 649 किलोमीटर लंबी है। और इसे छोटी छोटी सैकड़ों नहरें निकाली गई हैं जो कि उन आसपास के राज्यों को फ़ायदा पहुंचाती हैं। खास करके राजस्थान और हरियाणा के ऐसे क्षेत्र जो कैसे हैं, निर्जल हैं, पानी से वंचित हैं, उनको पानी पहुंचाने का काम ये इंदिरा कैनाल करती है। यही रीज़न है कि राजस्थान और हरियाणा में अच्छी खासी कृषि की जाती है, ठीक है ना। उसका सबसे मेन रीज़न क्या है, इंदिरा कैनाल है, ठीक है ना। इंदिरा गांधी नहर परियोजना है, इसका सबसे मेन रीज़न आपका इंदिरा गांधी नहर परियोजना है। तो दोस्तों ये था आपका सिंधु नदी परियोजना के बारे में, सिंधु नदी के बारे में सारे के सारे फैक्ट, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें, अगर चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में से शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।